हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये मेरा सामान्य ज्ञान जीके की 5वीं क्लास है और मैं इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास बताने जा रहा हूं। तो आज मेरा जो शुरू करने वाला हूं वो है आपका मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना। काफी नॉर्मल वंश है, लगभग सभी किताबों में मिलता है ये, और काफी बड़ा इसका विस्तार भी जो है वो काफी ज्यादा था। तो एक प्रश्न उठता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, है ना। संस्थापक होता है, तो मौर्य वंश का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा इसको, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मौर्य वंश की स्थापना की। और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से की, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो किसकी सहायता से की आपकी, वो है आपका चाणक्य। तो इसको याद रखना है, चाणक्य की सहायता से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। और कभी कभी सवाल पूछा जाता है आपका कि कब की, तो 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व की बात है ये, 322 ईसा पूर्व में की। या चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वो क्या आपका 322 ईसा पूर्व। अब हम आगे चलते हैं, तो हम थोड़ा सा चाणक्य के बारे में प्रकाश डाल दें। चाणक्य कौन था, तो चाणक्य जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और काफी रणनीतिक था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है आपका अर्थशास्त्र। ये बहुत फेमस पुस्तक है आपका, उसको एग्जाम पूछी गई है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है आपके चाणक्य। एक क्वेश्चन आपका ये भी आया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। अर्थशास्त्र पुस्तक माने किस मैटर पे लिखी गई है। तो जैसा देखने से लगता है कि अर्थशास्त्र में कोई इकोनॉमिक बात लिखी होगी, कोई आर्थिक मैटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका किस तरह का है, राजनीतिक ग्रंथ है ये आपका। किस तरह से है, राजनीतिक ग्रंथ है ये, है ना। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपका कि अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है हमको किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्वाभाविक है ये मौर्य वंश के दौरान लिखी गई है, तो इसमें हमको जो है वो किस वंश की जानकारी मिलती है, आपकी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने काफी बड़े क्षेत्र को विजित किया और भारत में जो है वो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। यहां तक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो विदेशी राजाओं को भी पराजित किया। उसमें से एक राजा आपका था सेल्यूकस निकेटर, जो यूरोप का शासक था, उसको भी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था और पुत्री का नाम क्या था, हेलेन। और अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और उसका नाम था मेगस्थनीज। ये काफी प्रभावशाली व्यक्ति था, काफी हंसमुख व्यक्ति था। इससे चंद्रगुप्त मौर्य काफी प्रभावित हुआ और इसने अपने दरबार में ही उसको जो है वो आश्रय दिया। अब ये पूछा गया एग्जाम में कि मेगस्थनीज कौन था, तो क्या किसके दरबार में आया था। तो मेगस्थनीज जो है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका दूत था, तो जैसा हमने बताया आपका कि सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक था, उसका ये राजदूत था। अब एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि आपका जो मेगस्थनीज है, जो मेगस्थनीज है, उसने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, तो वो एग्जाम में पूछी गई है। वो पुस्तक है आपका इंडिका। कौन सी पुस्तक है, इंडिका। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी, मेगस्थनीज ने। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि इंडिका पुस्तक जो है वो किसने लिखी, तो मेगस्थनीज ने। और इस पुस्तक से हमको किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमको जो है वो मौर्य वंश के बारे में, किसके बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो याद हो गया आपको। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम समय उसने क्या किया था,
किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय जो है वो जैन धर्म को अपना लिया था और जैन मुनि भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली और फिर अंतिम समय ये कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला वहां पे चला गया और जैन रीति से अन्न जल त्याग करके अपना शरीर त्याग दिया। तो ये पुलिस में भी क्वेश्चन आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय जो है वो कहां पे बीता? तो कहां पे बीता आपका? श्रवणबेलगोला। यह श्रवणबेलगोला आपके कहां पे है वर्तमान में, उसकी लोकेशन क्या है? तो उसकी लोकेशन आपकी क्या है? कर्नाटक राज्य में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है चंद्रगुप्त के बाद जो है वो उसका पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं मिलती हैं, कुछ ही क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो बिंदुसार के दौरान जो है वो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तो प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला जो है बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि किसको भेजा? अशोक को भेजा। और जैन ग्रंथों में जो है वो बिंदुसार का नाम जो है वो सिंहसेन मिलता है। तो ये याद रखिएगा, सिंहसेन इसका नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? बिंदुसार का। ठीक है। अब बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक, इसका नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस राजा है। तो बिंदुसार के बाद उसका पुत्र जो है वो अशोक गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अशोक। तो आपको थोड़ा सा क्रम याद रखना है। पहला क्रम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो दूसरे नंबर पे आपका क्या है? बिंदुसार। तीसरे नंबर पे आपका क्या है? अशोक। तो अशोक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा ये, और अशोक का वास्तविक जो है राज्याभिषेक वो आपका कब हुआ ये सन पूछा गया है। तो 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व की बात है ये। ईसा पूर्व में जो है वो इसका वास्तविक राज्याभिषेक हुआ। याद रखिए, वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। तो ये आपको याद रखना है, 269 ईसा पूर्व में इसका वास्तविक अभिषेक हुआ। और एक क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है कि राजा बनने के पहले या राजगद्दी पर बैठने के पहले जो है अशोक क्या था? तो अशोक जो है वो अवंतिका, जिसको अपन उज्जैन बोलते हैं, वहां का क्या था? राज्यपाल हुआ करता था। माने इसके पिता बिंदुसार ने जो है वो उसको राज्यपाल के रूप में अवंतिका की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। तो ये याद रखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। अशोक द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया जो एग्जामों में आपके आता रहता है। वो युद्ध है आपका कलिंग का युद्ध। कलिंग, ये कलिंग स्थान बहुत फेमस है, आज भी है ये उड़ीसा राज्य में। ये ध्यान रखिएगा, कलिंग जो है आपका कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसको ध्यान में रखना है। कहाँ पे? कलिंग। ये वर्तमान में कहाँ पे आपका? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में है ये आपका। तो ये याद रखना है। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि कलिंग पे आक्रमण कब किया? तो ये 261 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया। कलिंग का शासक कौन था? बहुत कम किताबों में मिलता है। कलिंग का शासन जो उस समय था वो था खारबेल। क्या नाम था? खारबेल। तो ये खारबेल आपको याद रखना है कि शासक था। और इस युद्ध में जो है वो यद्यपि अशोक की विजय हुई थी, लेकिन इस युद्ध में जो भीषण रक्तचाप हुआ उसके कारण से जो है वो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अब आगे कोई युद्ध करने का निर्णय कि आगे मैं कोई अब युद्ध नहीं करूंगा। तो अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध भी पूछता है एग्जाम में। तो अंतिम युद्ध आपका कौन था? कलिंग का युद्ध था। तो उसको याद रखिएगा कि अशोक का अंतिम युद्ध कौन था? कलिंग का युद्ध था। और जबकि देखते हैं कि अशोक ने जो है वो, इसके पहले अपन ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये दोनों जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन परंपरा से हट करके अशोक ने किस धर्म को मानता भी? वो है आपका
बौद्ध धर्म। तो अशोक जो है बौद्ध धर्म का था और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी सहयोग किया और न केवल इसको भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लोकप्रिय बनाया। तो इससे एक क्वेश्चन आता है आपका कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो देखिए, नाम याद रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा पुत्र और पुत्री को, पुत्र और पुत्री को। तो इनका नाम याद रख लीजिए। पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था, पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम था आपका संघमित्रा। तो ये पूछा गया जब एमपीपीएससी में भी आया क्वेश्चन आपका ये कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है वो संघमित्रा। तो ये ठीक है और आगे चलते हैं अपन। तो जैसा बताया हमने कि अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। तो बौद्ध धर्म की जो तीसरी सभा हुई थी, जिसको अपन महासंधि बोलते हैं, तो अशोक के समय हुई थी। तो याद रखिएगा कि अशोक के समय जो है वो बौद्ध धर्म की तीसरी महासंधि हुई थी। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अशोक ने एक धर्म भी शुरू किया था। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि अशोक ने जो है वो कौन सा धर्म स्थापित किया? तो वो देखिए आप, अशोक ने जो धर्म स्थापित किया उसका नाम क्या था? धम्म था। तो याद रखिए, अशोक ने जो धर्म स्थापित किया उसका क्या नाम था? धम्म। तो इसको याद रखिए और आगे चलते हैं। तो अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं। शिलालेख में होता है बड़े बड़े पत्थरों पर लिपि का लिखा जाना। तो इसके पहले शिलालेख नहीं मिले हैं। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में शिला पर लिखने की परंपरा, माने शिलालेख का प्रचलन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो अशोक के द्वारा किया गया। तो इसको आप याद रखिएगा कि भारत में शिलालेख का शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई? अशोक के द्वारा की गई। और एक अपने एमपी में है, बहुत फेमस है, सांची के स्तूप, है ना। तो कब किस जिले में ये पूछा गया एग्जामों में? तो ये तो आपका एमपी लेवल क्वेश्चन हो जाता है कि सांची के स्तूप, सांची के स्तूप, है ना, ये कहाँ पे है? तो आपके ये सांची एक छोटा सा कस्बा है और ये आपके किस जिले में है? रायसेन जिले में है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है वो तीसरी शताब्दी से। कौन सी शताब्दी पूछता है? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये, है ना। ईसा पूर्व में किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था अपनी रानी के कहने पर। ये कुछ आपका आता है। और इसके बाद जो है वो अशोक के जो शिलालेख हैं उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये पूछता है आपका। तो 1837 में। कब? 1837 में जो है वो अशोक के शिलालेखों को जो है किसने पढ़ा? जॉन प्रिंसेप। याद रखिएगा नाम, ये आज एग्जाम में जॉन प्रिंसेप। तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं कि किसने पढ़ा अशोक के शिलालेख को, किसने पढ़ा? तो पा से पढ़ा, पा से प्रिंसेप। तो क्या रखिए, प्रिंसेप में जो है वो इसको पढ़ा। तो अशोक आपका खत्म हो गया। उसके बाद बहुत सारे शासक हुए, लेकिन कोई ऐसे महत्वपूर्ण शासक नहीं थे जिनका इतिहास में उल्लेख हो। अब एक क्वेश्चन तो बनता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। तो इसको याद रखिएगा कि अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। चलिए ठीक है। अब हम ये आपसे यहाँ से मौर्य वंश खत्म हो गया। ज़्यादातर मैंने कोशिश की है इसमें कि मोटे मोटे चीज़ों को बताया आपको जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारी नावसी चीज़ें जो किताबों में मिलती हैं उनको मैंने जो है वो अपने क्लास में शामिल नहीं किया। अब एक वंश और छोटे से छोटे वंश है। एक वंश है शुंग वंश।
बहुत छोटे वंश से सोचता है इसी में खत्म कर दूं इसको। तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने की। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की। यहां पे चीज और इंपॉर्टेंट है, जो पुष्यमित्र शुंग था ये जो है वो बृहदत्त का सेनापति हुआ करता था, जिसने षड्यंत्र रच करके अपने राजा पुष्यमित्र शुंग को इसकी तो बृहदत्त की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की। और एक चीज और आपका मिलता है इसमें कि आपने सुना है पंतजलि, पंतजलि नाम सुना होगा। पंतजलि ये एक संस्कृत के विख्यात विद्वान है ना। तो ये जो है वो किसके दरबार में थे? तो ये आपके जो है वो शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इसी के दरबार में थे। अब शुंग वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी एग्जामों में नहीं आती है, तो मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका देवभूति। इसको याद रखिएगा, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। तो देवभूति था, बहुत सिंपल है, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और आगे चलते हैं हम। इसके बाद जो थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन, इसको आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था आपका सिमुक। कौन था? सिमुक, सी छोटा मुंह और का, सिमुक, जिसने कर्ण वंश के अंतिम शासक जो है वो देवभूति की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। तो ये याद रखिएगा, इसका सिर्फ संस्थापक याद रखना आपको। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश नहीं है, दो चार फैक्ट इसके बारे में एग्जाम में आते हैं तो मैं बताना चाहूँ, बता दूंगा, अभी बता दूंगा। तो अब प्रश्न उठता है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था आपका? यज्ञ श्री सातकर्णी। कौन था? यज्ञ श्री सातकर्णी, सातकर्णी, ये जो है वो अंतिम शासक था, ठीक है। और इसका एक शासक और बहुत फेमस हुआ है इतिहास में, जो पूछा भी गया, या तो कभी उसका वंश पूछा गया है या उसका नाम लेकर पूछा गया है कि ये किस वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो वो था आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसको दिमाग में रखिएगा, क्या नाम है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। ये जो है वो किस वंश का? सातवाहन वंश का एक काफी प्रसिद्ध शासक था। तो एक चीज और एग्जाम में आती है, आपकी आईएएस तक में आ चुकी है ये, आईएएस एमपीपीएससी में, कि तांबे और शीशे, तांबे और शीशे के सिक्कों का प्रचलन सबसे अधिक जो है वो किस वंश में था? तो वो आपका सातवाहन वंश में था। तो मेरी ये आज की जीके पार्ट 5 की क्लास जो है वो समाप्त करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें। और मेरा ये एक निःशुल्क प्रयास है, इसमें आप घर बैठ कर के तैयारी कर सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल में आपको विभिन्न प्रकार की क्लासें मिलेंगी, जैसे इंग्लिश की है, मैथ की है, रीजनिंग की है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की है। तो आपके एमपी पुलिस, एसआई, एसएससी, व्यापम वगैरह के एग्जाम देने वाले लोग जो है इस वीडियो को देखें और मेरी जो एक निःशुल्क योजना है उसको विस्तार दें। तो मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग, रमा गोविंद पैलेस, रीवा से आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।